गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमारे जो दो टॉपिक रह रहे हैं इस चैप्टर के वो देखेंगे आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। तो हमारा पहला वाला जो टॉपिक है वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये ह्यूमंस के अंदर कितनी जीन्स होती हैं, उन जीन्स का क्या क्या काम होता है और जेनेटिक मटेरियल का स्टडी करना था। इसका मेन टारगेट जो था कि ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इनके ह्यूमंस की जीन के बारे में नॉलेज लेना, उनके फंक्शंस के बारे में नॉलेज लेना, कितनी क्वांटिटी में जीन्स पाई जाती हैं, इस सब के बारे में नॉलेज लेना था। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ था? 1990 में स्टार्ट हुआ था। अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। ये अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेचुरल साइंस एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेचुरल साइंस, उसने नेशनल इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये था, नेचुरल साइंस नहीं था, नेचुरल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH, इसके द्वारा ये प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट किया गया। बाद में एक इंग्लैंड का, यूनाइटेड किंगडम का वेलकम ट्रस्ट भी इसमें पार्टिसिपेट करने आया, और फिर तो फ्रांस है, जर्मनी है, चाइना है और सारे देशों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ह्यूमंस के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, आपको तो पता ही है। हैप्लॉइड कंडीशन में अगर बात करें तो 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर हमारे हैप्लॉइड जीनोम में होते हैं, ह्यूमन हैप्लॉइड में होते हैं। और अगर इतने बेस पेयर को लिखना तो इतनी एक हम जो लिखेंगे, तो अगर किताब के हिसाब से मैं आपको बताऊं, एक पेज में 1000 लेटर लिखे जाएं और हर एक बुक 1000 पेज की बनाई जाए तो लगभग 3300 किताब इतने डाटा में भर जाएंगे। तो 3300 किताब का जो डाटा है उसका स्टडी करने में तो बहुत सारा टाइम लगेगा। तो इतना हमारी वो पाई जाती है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इतनी इंफॉर्मेशन पाई जाती है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किया गया था तो एक ह्यूमन जीनोम की नई बायोलॉजी की ब्रांच भी डेवलप हुई थी जिसका नाम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब क्या है कि बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम ह्यूमन जीनोम का स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहेंगे। नई बायोलॉजी की नई ब्रांच का डेवलपमेंट ह्यूमन जीनोम से स्टार्ट हुआ है। अब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो हमारे दिमाग में उद्देश्य क्या थे, गोल्स क्या थे, किसके बेस पे हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग 25-30 हजार 20 हजार जो जीन्स पाई जा रही हैं ह्यूमंस में, उनके बारे में नॉलेज लेनी है। एक तो हमारा टारगेट ये था, जितने 3 बिलियन बेस पेयर पाए जा रहे हैं उनका स्टडी करना है, उनका सीक्वेंस का पता लगाना है और उनको स्टोर करना है कहीं। अब हमने उसको डाटाबेस को स्टोर करना है, इतने वाले को स्टोर करके अब हमें उसके टूल्स को इम्प्रूव करना है। ऐसे टूल्स बनाने हैं जिससे कि हम जो डाटा है जो स्टोर हुआ है लगभग 3 बिलियन बेस पेयर का, उसका हम बहुत जल्दी स्टडी कर सकें। ऐसे हमें टूल्स डेवलप करने हैं, ऐसी मैकेनिज्म हमें बनानी है। और दूसरी वाली बात क्या है कि इसका इस्तेमाल ह्यूमन जीनोम्स का कुछ अच्छी वाली जीन्स है, जैसे ऐसी जीन्स का पता लगा लिया जो हमें इंसुलिन बनाती है, फिर उन जीन्स का हम इंडस्ट्री के बेस पर इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, कमर्शियल बेस पे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी देखना, क्योंकि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो डायबिटीज होता है, जिनको शुगर की बीमारी होती है, उनको इंसुलिन ज़्यादा चाहिए होती है, और अगर हमें पता लग गया कि ये यहाँ से
सीक्वेंस से लेकर यहाँ सीक्वेंस तक ये जो है इंसुलिन वाली जीन है, जो ऐसी जीन जो इंसुलिन को बना रही है, तो फिर हम उस इंसुलिन को ले लेंगे, कमर्शियली रूप में इंसुलिन बनाने लगेंगे और लोगों को देने लगेंगे। ठीक, तो इंडस्ट्री के फॉर्म में भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन का, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की सूचना का फिर हम इंडस्ट्री के फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी हमें पता लगाना है। और ELSI एथिकल इश्यू क्या हो सकते हैं, एथिकल इश्यू क्या हो सकते हैं, इसके लीगल इश्यू क्या हो सकते हैं, और सोशल इश्यूज क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी हमें इसके बारे में जानकारी लेनी थी। तो ये हमारे कुछ गोल्स थे। ये स्टार्ट कब हुआ था? 1990 में स्टार्ट हुआ था और लगभग इस पर 13 साल काम चला था। 2003 में जाके ये कंप्लीट हुआ था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लगभग 13 साल इसमें लगे थे और कई $1 मिलियन का इसमें खर्चा हुआ था। खर्चा ही बहुत ज्यादा इसमें हुआ था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के का हमने क्या कर लिया, सीक्वेंस पता लगा लिया। ये हमारी बायोलॉजी की बहुत बड़ी डिस्कवरी में से एक मानी जाती है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनका भी जीनोम का हमने पता लगाया, जैसे ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर एक इंसेक्ट है, राइस प्लांट का भी हमने पता लगा लिया, एरेबिडोसिस प्लांट है उसका भी हमने पता लगा लिया है, और यीस्ट है, बैक्टीरिया है, सिनोरियोपिडिस इलेगेंस एक ऐसा नेमेटोड है जो फ्री लिविंग पाया जाता है और वो नॉन पैथोजेनिक है, यानी कि फ्री लिविंग पाया जाता है और वो बीमारी पैदा नहीं करता, उसका भी हमने पता लगा लिया, उसके भी जीनोम का हमने पता लगा लिया। तो आपके एनसीईआरटी में ये लिख रहे हैं तो आप इनको और नोट्स कर सकते हैं। मैं नोट्स बना के नोट्स डालूंगा आपके उस पर, तो आप उनमें से लिख लें कि किन किन का हमने और जीनोम का पता लगा लिया है। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो आती है वो मेथडोलॉजीज आती है कि 2 अप्रोच और कौन सी हैं जिनको हमने ध्यान में रखा था। हमारी 2 अप्रोच कौन सी, मेथडोलॉजीज। मेथडोलॉजीज ये हमारी 2 अप्रोच होंगी। एक तो हमारी अप्रोच है वो है EST एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टेक्स्ट। एक तो हमारी EST के बारे में पता लगाना, एक है हमारा सीक्वेंस एनोटेशन। इसके बारे में हमें पता लगाना। ये दोनों क्या है, 2 हमारी मेथडोलॉजीज। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टेक्स्ट का मतलब है डीएनए से कौन कौन सा पार्ट एमआरएनए में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है, जीन्स के फॉर्म में आ रहा है, तो उनको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टेक्स्ट। ऐसे कौन से सीक्वेंस है जो एक्सप्रेस हो रहे हैं, यानी कि एमआरएनए के फॉर्म में आ रहे हैं। एक तो इसका पता लगाना, दूसरा ये सीक्वेंस एनोटेशंस, इसमें पूरे डीएनए का पता लगाना था, जो पूरे डीएनए के सीक्वेंस के बारे में पता लगाना था, चाहे वो कोडिंग स्ट्रैंड वाले हो चाहे वो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड वाले हो, उनके बारे में पता लगाना है। तो अब क्या करेंगे, मान लीजिए ये कैसे पता लगाते हैं, ये हमारा कोई डीएनए है, ठीक है, ये है हमारा कोई डीएनए। अब डीएनए की हम पहले मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी में आप आसानी से देख सकते हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। जो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हैं, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हैं, YAC और BAC, इनका इस्तेमाल करते हैं जिससे कि इसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकें। यानी कि कुल मिला के बात है, इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक तोड़ लिया, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में ये एक प्लाज्मिड पाया जाता है, इस वाले पार्ट को हमने यहाँ पर लगा दिया और ये प्लाज्मिड अपने आप को डबल करेगा, तो ये पार्ट भी हमारा अपने आप डबल हो जाएगा। तो इससे ऐसा आधार पर हम अपने डीएनए की, जो हमने डीएनए सेलेक्ट किया, उसकी कई कॉपीज बना सकते हैं।
मान लीजिए एक्सपेरिमेंट करते वक्त कोई कॉपी खराब हो गई, तो हमारा पूरा का पूरा ऐसा नहीं शुरुआत से हम फिर प्रोसेस को दोहराएंगे, नहीं, दूसरी कॉपी तो हमारे पास है, इसलिए फिर हम उसका स्टडी करने लग जाते हैं, तो हम इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। तो ये जो है मल्टीपल कॉपीज बनाने में जो योगदान था कई साइंटिस्टों का था। एक फ्रेडरिक सेंगर साइंटिस्ट है, उसने प्रोटीन में सीक्वेंस कैसे होता है अमीनो एसिड का ये पता लगाया। जैसे मान लीजिए हम कोई दीवार बना रहे हैं, पहले वाली ईंट किसी और की रख दी, किसी और भट्टे की, दूसरे वाली ईंट हमने सीमेंट वाली रख दी, तीसरी वाली और किसी कलरफुल ईंट रख दी। ऐसे ही प्रोटीन बनाने में अलग अलग तरह के अमीनो एसिड होते हैं, और अमीनो एसिड का सीक्वेंस किसने बताया था? हमारे फ्रेडरिक सेंगर ने बताया था, ठीक। और इसके आधार पर हमने जो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग है कि ये इस वाले हमारे डीएनए के सेगमेंट से ये अमीनो एसिड बन रहे हैं, उसको भी हमने एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग से लिया था। क्योंकि जो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग किसे कहते हैं भैया? ये उसे कहते हैं डीएनए का, मान लीजिए यहाँ से लेकर इतना बड़ा डीएनए है, मात्र ये वाला पार्ट जो है अपने आप को आरएनए के फॉर्म में ले जा रहा है। आरएनए के फॉर्म में, आरएनए जो है mRNA ट्रांसक्रिप्शन यहीं से हो रहा है और इस वाले पार्ट से नहीं हो रहा, तो इसे हम क्या कहेंगे? इस वाले पार्ट को एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। तो इससे अब mRNA से हमारी कौन सी प्रोटीन बन रही है उसको हम देखेंगे, उसके फंक्शंस देखेंगे, वो और कौन सा फंक्शन बना रही है, ठीक है। तो हमारी मेथडोलॉजी में दो थी, एक तो हमारा ये क्या था, EST एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, और दूसरा सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब है कि पूरे के पूरे डीएनए का हम स्टडी करते हैं, चाहे वो mRNA के फॉर्म में ले जा रहा हो, चाहे वो mRNA के फॉर्म में नहीं ले जा रहा हो। 2003 तक हमने इसका स्टडी किया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, लेकिन सीक्वेंस जो है बाद तक लगते रहे, पर्टिकुलर सीक्वेंस के फॉर्म में। यहाँ से यहाँ तक ये है, ये हमने अलग अलग फॉर्म में ले लिया था। अब इस डीएनए का हम सीक्वेंस लगा रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे इसका सीक्वेंस है। ये सबसे लास्ट में सीक्वेंस की जो कंप्लीशन हुआ है वो हमारा 2006 में हुआ है, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट का, मई 2006 में क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट का सीक्वेंस हुआ है। और उसके बाद हमने टोटल क्रोमोसोम कितने लिए थे पता है क्या आपको? भाई ये जो है 2003 तक इसका काम खत्म हो गया था, सब डाटाबेस हमने ले लिया। अब हम उसका सीक्वेंस कर रहे हैं, शुरुआत से लेकर लास्ट तक क्रम से लगा रहे हैं, सीरीज वाइज लगा रहे हैं, तो इसके लिए और टाइम लगा था। तो मई 2006 तक ये आते आते ये खत्म हो गया। लास्ट में जो सीक्वेंस रह गया था वो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट का रह गया था हमारा, ठीक। अब बात आती है कि ये जो है हमारे जीनोम प्रोजेक्ट में जो हमने क्रोमोसोम्स लिए थे, मैं हैप्लॉइड कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो हैप्लॉइड में आप ये मान लीजिए 22 क्रोमोसोम्स तो हमारे ऑटोसोम्स हैं जो सब में समान होते हैं। 24 वाला क्रोमोसोम X होता है, 25 वाला क्रोमोसोम 23 वाला क्रोमोसोम X होता है, 24 वाला क्रोमोसोम Y होता है। तो टोटल क्रोमोसोम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कितने लिए थे हमने? 24 क्रोमोसोम्स लिए थे, ठीक। अब हमने ये देखा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो डीएनए है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी देखी जो बार बार सीक्वेंस जो है रिपीट कर रहे थे, उनको हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। और अगर वो छोटे छोटे होते हैं तो उन्हें माइक्रो सैटेलाइट कह सकते हैं, बड़े बड़े होते हैं तो मैक्रो सैटेलाइट कह सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक डीएनए के सीक्वेंस एक जैसे, सेल यहाँ से यहाँ तक भी एक जैसे मिले, सेल यहाँ से यहाँ तक भी एक जैसे मिले, तो ये बार बार डीएनए के सीक्वेंस, वही सीक्वेंस बार बार डीएनए के रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे डीएनए के पार्ट को हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट डीएनए, ठीक। ये हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आगे देखेंगे। अब ये वाली बात हो गई। अब जो है ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साइलेंट फीचर्स क्या हैं, क्या क्या हमें मिले, इसकी क्या क्या विशेषताएं रही। पहली वाली बात, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पहले साइंटिस्ट सोचते थे लगभग 80,000 से 1,40,000 जीन्स होंगे, पहले साइंटिस्ट सोचते थे।
80,000 से 1,40,000 जीन्स होंगी, लेकिन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद मात्र 30,000 तक जीन्स हमें मिली। और हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसमें कितने बिलियन बेस पेयर्स हैं आपको पता ही है, 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं। बोले तो मिलियन में करेंगे तो 3 मिलियन में अगर हम कर रहे हैं तो 3164 × 7 मिलियन बेस पेयर्स इसमें होते हैं। अदरवाइज 3 बिलियन बेस पेयर्स लगभग हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में होते हैं। अब इसमें बात करें ये कि एक जीन में नॉर्मली अगर एवरेज की बात करें, एक जीन को बनाने में 3000 बेस पेयर्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एवरेज कहा गया है। भाई 25-30 हजार जीन्स होती हैं तो एक जीन में लगभग 3000 बेस पेयर होना चाहिए, लेकिन एवरेज के तौर पर दिया गया है। लेकिन क्या है कि एक जीन में कभी कभी बहुत ज्यादा भी होते हैं, जैसे एक डिस्ट्रोफिन जीन है, उसमें 2.4 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं। डिस्ट्रोफिन जीन ये क्रोमोसोम नंबर लगभग हमारे फर्स्ट में होती है, तो ये डिस्ट्रोफिन जीन जो होती है, ये इसमें कितने होते हैं हमारे 2.4 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं। और हमने एक बात देखी कि जीन में बेस पेयर्स ज्यादा भी होते हैं, जीन में बेस पेयर्स कम भी होते हैं, तो ये अलग अलग तरह की जीन्स हमारी होती है। पहले जो हम देख रहे थे कि लगभग हमारी जीन्स कितनी प्रेजेंट है, 80,000 से 1,40,000, लेकिन अब हमें कितनी मिली, लगभग हमें 25-30 हजार जीन्स मिली हैं। अच्छा, एक बात और आती है कि 99.9% जीनोम जो है सारे जो ह्यूमन है उनका लगभग सेम होता है। 0.01% बहुत कम जीनोम डिफरेंट होता है, जीन्स अलग अलग होती है। उसी की वजह से अलग अलग तरह के आदमी दिखाई देते हैं, अलग अलग तरह के ह्यूमन्स उसी की वजह से दिखाई देते हैं। जितनी जीन्स मिली है, पहले तो आपको ये बता दूं कि जितना हमारा टोटल डीएनए है उसका 98% पार्ट इनएक्टिव फॉर्म में होता है, कोई जीन निकलता ही नहीं, उससे कोई जीन बनती ही नहीं। वो कैसे सैटेलाइट के फॉर्म में पड़ा है, रिपीटेटिव सीक्वेंस के फॉर्म में वो पड़ा। ठीक, पहली बात। दूसरी वाली बात क्या है कि 2% वाला जो डीएनए है उसमें से हमें टोटल जो जीन मिली हैं उनमें से 50% जीन्स ऐसी हैं जिनका हम कोई अभी तक फंक्शंस पता ही नहीं कर पाए हैं कि इनका फंक्शंस ये है। लगभग 50% जीन्स का हमें फंक्शंस ही पता नहीं। ठीक, अब एक बात ये हो गई। दूसरी वाली बात क्या है कि जो हमारे सैटेलाइट डीएनए पाए जा रहे हैं, रिपीटेड डीएनए के सीक्वेंस जो पाए जा रहे हैं, वो जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, डीएनए में ये वाला डीएनए है, कोई एक ही वो ले लेते हैं, जैसे ए टी जी सी जी जी सी सी, तो यहाँ क्या आएगा टी ए सी सी जी सी जी जी, ये है। अब 1.4 मिलियन लोकेशंस इतनी है, लगभग 14 लाख लोकेशंस हमारे डीएनए में ऐसी मिली जो सिंगल बेस पेयर पर चेंज हो रही थी, बाकी सेम जा रही थी। जैसे जी की जगह क्या आएगा हमारे यहाँ पर, ऊपर सी चला गया, नीचे जी आ गया, ऐसे चेंज थी। या फिर कैसे चेंज थी, यहाँ पर हमारा यहाँ पर टी आ गया और यहाँ पर ए आ गया, ऐसे चेंज। यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पर, सिंगल बेस पेयर पर चेंज है, बाकी सारे के सारे सीक्वेंस सिमिलर पाए जा रहे हैं। लगभग ऐसी लोकेशंस जो मिली हैं वो हमें लगभग 14 लाख लोकेशंस ऐसी हमें मिली हैं, जिनको हम क्या कह रहे थे, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। SNP उनको कहते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे चेंजेस हुआ। ठीक, अच्छा, दूसरी वाली बात है कि सबसे ज्यादा जो जीन रखता है वो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट रखता है, जो लगभग 2968। क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट में जो जीन्स पाई जाती हैं वो 2968 जीन्स पाई जाती है। सबसे ज्यादा जीन्स क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट में पाई जाती है, और सबसे कम जीन्स जो पाई जाती हैं क्रोमोसोम नंबर वाई में पाई जाती हैं, लगभग 231 जीन्स पाई जाती है। तो इसके बारे में भी हमने ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जाना। अब
बात ये आती है कि बहुत सारे ऐसे रिपीटेटिव डीएनए के सीक्वेंस हमें मिले जो बार बार वही रिपीट हो रहा है डीएनए। मैंने अभी इससे पहले बताया था आपको कि डीएनए का सीक्वेंस है, जैसे ये हमारा डीएनए यहां से यहां तक सिमिलर है, फिर सेम यहां से यहां तक मिल गया, फिर सेम यहां से यहां तक मिल गया, फिर सेम हमारा यहां से। ये सब ऐसा ये है, ऐसे डीएनए के सीक्वेंस ये है, सेम ऐसे ये है, सेम ऐसे ये है, सेम ऐसे ये है। तो जब ये रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस बार बार मिल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं सेम डीएनए सीक्वेंस, तो ये हमें बताते हैं कि भाई इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है, क्यों बार बार ये रिपीट कर रहे हैं। इवोल्यूशन के बेस पे हमें थोड़ी सी हिंट जरूर देते हैं, स्ट्रक्चर के बेस पे कि हमारे ये स्ट्रक्चर कैसे कैसे बन रहा होगा, इसके बेस पर देखते हैं। अब आते हैं डीएनए के जो हैं फिलहाल के चैलेंज क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के चैलेंज क्या है। देखिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ी प्रोसेस है ये, तो लगभग 10,000 साइंटिस्ट फिलहाल लगे हुए, और ज़्यादा साइंटिस्ट की ज़रूरत है इसमें, ताकि हम आसानी से स्टडी कर सकें जीन्स का। दूसरी वाली बात है कि अगर हमें फ्यूचर में क्या क्या काम आ सकते हैं, कि अगर मान लीजिए हमें पता लग गया कि आने वाले समय में जीन्स पर्टिकुलर टिश्यू की कौन कौन सी जीन है, पर्टिकुलर टिश्यू को जो बना रही है कौन कौन सी जीन बना रही हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन को कौन कौन सी जीन बना रही हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए किडनी को हमें पता लग गया ये जीन किडनी बना रही है, तो किसी की किडनी फेल हो जाती है तो उन जीन को एक्सप्रेस करके किडनी बनवा लो। पैर को कौन बना रही है, कौन कौन सी जीन बना रही है, तो उन जीन्स को उसकी बॉडी में एक्टिवेट कर दो, पैर बन जाएगा। तो आने वाले समय में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं, किसकी वजह से, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की वजह से। ठीक है, ये तो हमारे फ्यूचर टास्क इसके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के हो जाएंगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक आ रहा है, कौन सा आ रहा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में आ रहा है। तो ये हमारा अगला टॉपिक है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में ये आ रहा है। देखिए हम आपको बात बताएं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो डिस्कवर की है वो किसने की, एलेक्स जेफरी ने की है। एलेक्स जेफरी ने इसकी डिस्कवर की है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक, बाय डिस्कवर्ड बाय एलेक्स जेफरी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में हमें पता है, इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, पर्टिकुलर मैन का या फिर वुमेन का डीएनए का सीक्वेंस कैसा होगा, जेनेटिक मेकअप कैसा होगा, उसके बारे में जानने को हम क्या कहेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहेंगे। अब अगर हम पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की उसकी बात करें तो क्या होगा, ये तो बहुत ज़्यादा खर्चीली प्रोसेस होगी। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम विशेषता उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो रिपीटेटिव डीएनए साइट्स हैं, ऐसी जगह हैं जो बार बार जहाँ पर डीएनए रिपीट कर रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था सैटेलाइट डीएनए बार बार ऐसी प्लेस जहाँ पर डीएनए रिपीट कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, सैटेलाइट डीएनए। अब छोटे छोटे सीक्वेंस, जैसे ये डीएनए है, यहाँ से यहाँ सीक्वेंस, यहाँ से यहाँ सीक्वेंस, यहाँ से यहाँ सीक्वेंस, यहाँ से यहाँ सीक्वेंस, ये रिपीट कर रहे हैं। एक ये डीएनए, यहाँ से यहाँ सीक्वेंस, यहाँ से यहाँ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस आपस में रिपीट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऊपर वाले को माइक्रो सैटेलाइट्स, यानी छोटे छोटे सीक्वेंस रिपीट करते हैं। नीचे वाले को मैक्रो डीएनए सैटेलाइट्स, यानी कि बड़े बड़े सीक्वेंस जब रिपीट कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, मैक्रो सैटेलाइट्स। इस फिनोमेनन को हम पॉलीमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं, कि बार बार डीएनए के सीक्वेंस रिपीट कर रहे हैं, किसी पॉपुलेशन में वो बार बार चीजें रिपीट करने को देख रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब उसी के बहुत रूप, यानी कि बार बार वही चीज रिपीट कर रही है। ठीक, एलेक्स जेफरी ने VNTR को डेवलप किया, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स को इसने डेवलप किया था, जिसको हम कहते हैं VNTR।
एलेक्स जेफरी ने स्पेशल डीएनए के सीक्वेंस बनाए थे जो ज्यादातर पॉपुलेशन में मिलते हैं कि ये वाली ये डीएनए के सीक्वेंस बना लिए, ये ज्यादा मिल रहा है, ऐसे ये ज्यादा मिल रहा है, ऐसे बना लिए थे, जिनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, इसको हम कह रहे हैं। ठीक, ये हमने देख अलग अलग तरह के VNTR बना लिए, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स बना लिए। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते कैसे, उसकी 4-5 प्रोसेस इसके बारे में देख लेते हैं। पहला वाला आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेल से डीएनए को अलग कर ले, पहला पॉइंट आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक, पहला पॉइंट हो गया, डीएनए को अलग कर दो। चलो लिख लेते हैं इसको, तो वैसे आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सेल से डीएनए को अलग कर दें। दूसरी वाली बात आ रही है हमारी, डीएनए को, ये हमने डीएनए है हमारा, ठीक, ये डीएनए को हमने सेल से अलग कर दिया। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम आता है, उसकी हेल्प से डीएनए को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते। ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट में हमने डीएनए को तोड़ दिया, किसकी हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की हेल्प से डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। ठीक, ये वाली बात है। तीसरी वाली बात है, एक प्रोसेस आती है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से डीएनए के, तीसरा वाला जो पॉइंट है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए के जो पार्ट हमने तोड़े हैं उनको अलग अलग कर लेना, बड़े बड़े पार्ट को, बड़े बड़े सीक्वेंस को, डीएनए को ऐसे अलग अलग कर लेंगे, छोटे छोटे सीक्वेंस को ऐसे अलग कर लेंगे। ठीक, तो डीएनए के जो फ्रेगमेंट है उनको अलग अलग कर देते हैं। ठीक, इसे सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स कहते हैं। चौथी वाली जो बात आएगी, अब हमारे पास VNTR प्रोब है, VNTR प्रोब को हम इस पर डालेंगे। अब जहां जहां बहुत सारे VNTR प्रोब्स होते हैं, इनको जो ऑलरेडी हमारे पास बने हुए होते हैं उनको हम क्या डालेंगे, इन सब पर डालेंगे। और जहां जहां, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड है, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हैं, इसको हम सिंगल स्ट्रैंड और बनाते हैं, ये बात याद रखना। ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इस पर जाके चिपक जाएंगे, तो ये मान लीजिए ये यहाँ से ऐसे चिपक गया, दूसरा ऐसे चिपक गया, तीसरा ऐसे चिपक गया, यहाँ पे एक ही चिपका, एक ही रिपीट साइड हो रही है, यहाँ पे भी ऐसी रिपीट साइड हो रही है। तो यहाँ पर डीएनए पर ये VNTR जो होते हैं वो चिपक जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, और जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा वहीं पे जाके चिपकेगा, अदरवाइज ये VNTR स्ट्रैंड इससे डीएनए सीक्वेंस से, हमारे से डीएनए सेगमेंट से, डीएनए के टुकड़े से चिपकेगा नहीं, बाइंड नहीं करेगा। ठीक, अब चौथी वाली प्रोसेस होगी, पहली वाली डीएनए को अलग कर लिया, दूसरी वाली डीएनए को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लिया, तीसरी वाली डीएनए को हमने सेपरेट कर लिया, चौथी वाली हमने VNTR को डाल दिया, पांचवी वाली क्या, ऑटो रेडियोग्राफी में डालेंगे। और जो VNTR बनाए गए हैं ये ऑटो रेडियोग्राफी में साइनिंग करते हैं, ये रेडियोएक्टिव होते हैं, साइनिंग करते हैं। तो जैसे जैसे साइनिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, उनको हम अलग अलग ले लेंगे। जैसे ही ये साइनिंग करते हैं तो हम उनको क्या कर लेंगे, अलग अलग ले लेंगे। ठीक है, ये वाली बात आई। अब मान लीजिए ये है क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, अलग अलग ले लेंगे, और क्रोमोसोम फर्स्ट पर हमारे कितने VNTR चिपके हुए मिले, क्रोमोसोम नंबर सेकंड पर कितने VNTR चिपके हुए मिले, क्रोमोसोम नंबर थर्ड पर कितने VNTR चिपके हुए मिले, ऐसे हम पता लगा लेते हैं। और ऐसे पता लगा लेते हैं तो हम पर्टिकुलर इंसान का ही पता लगा लेते हैं कौन है। अच्छा, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि रामायण क्यों हो रही है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आजकल इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे एक मैं केस ले रहा हूं आपके सामने, केस ये है हमारा कि किसी आदमी का मर्डर हो जाता है, और जहां पर वहां उस आदमी का मर्डर हुआ उसके साथ दो लोग और रहते हैं। अब हमें पता लगाना है कि जो मर्डर किया किसने किया है। हो सकता है कि एक ने किया हो, या हो सकता है दोनों ने किया हो, या हो सकता है कि किसी ने न किया हो। तो जो मर्डर किया था
उसकी बॉडी पर दूसरे आदमी के सेल्स आ गए थे कुछ, यानी बाल वाल चिपके हुए रह गए थे, जैसे हाथापाई उन्होंने की थी तो थोड़े बाल वाल कहीं चिपके हुए रह गए हों, तो उसकी सेल ली, उसकी बॉडी से, जिसका मर्डर हुआ उसकी बॉडी से हमने किसी दूसरे पर्सन की सेल ले ली, बाल वाल ले लिए। उसकी बाल वाल लेने के बाद उसका हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया, ठीक। तो वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे होंगे जो भी हो सकते हैं। अब हमें क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पर, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट रखेंगे, क्रोमोसोम फर्स्ट पर हमें 6 टाइम VNTR मिले, 6 बार VNTR चिपके हुए मिले। मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पर ऐसे 3 तो चिपक रहे, 3 और जगह चिपके हुए मिले, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पर 6 VNTR मिले, जिसकी बॉडी से क्राइम सीन से हमें इसकी सेल ली। क्रोमोसोम नंबर दूसरा ले लें, कोई भी ले लें, क्रोमोसोम नंबर 6 पर 3 बार VNTR चिपके हुए मिले, 3 VNTR चिपके हुए मिले उसके क्रोमोसोम पर, जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। क्रोमोसोम नंबर जो है 17 है, उस पर हमारे 8 VNTR चिपके हुए, ये हमारा केस बना, ठीक। तो 8 VNTR चिपके हुए। अब देखिए एक और बात हो सकती है, ये तो हम एक नॉर्मल प्रोसेस ले रहे हैं। अब ये भी बात हो सकती है कि एक इंसान में डिप्लॉयड कंडीशन होती है, तो डिप्लॉयड में 2 सेट्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम के। क्रोमोसोम नंबर 17 पर एक पे तो हमारे 8 हैं, एक सेट पे, दूसरे वाले सेट पे कितने प्रेजेंट है हमारे 7 प्रेजेंट है। क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है, इसके एक सेट पे 6 प्रेजेंट है, और दूसरे वाले सेट पे कितने प्रेजेंट है हमारे, वहां पे भी 6 प्रेजेंट है। क्रोमोसोम नंबर 6 पे एक पे तो हमारे कितने प्रेजेंट है 3, और एक पे प्रेजेंट है 2। ऐसे भी हम VNTR ले सकते हैं, पर्टिकुलर हम सेट की बात भी करते हुए VNTR ले सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में एक सेल में क्रोमोसोम नंबर 17 के 2 नंबर पाए जाएंगे। क्रोमोसोम नंबर 17 एक और दूसरा 2 कॉपी पाई जाएंगे। क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट की 2 कॉपी पाई, हर एक सेट की 2 कॉपी पाई जाती है, क्योंकि हम डिप्लॉयड कंडीशन के हैं। 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ये कहाँ की बात हुई, क्राइम सीन की बात हुई। क्राइम सीन पर ये हमें VNTR मिले, ठीक। अब जिन 2 इंडिविजुअल पर हमें शक थी, उनके भी हमने सेल ली और उनके हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, और उनके क्रोमोसोम नंबर जिन जिन पे मिले हैं उन्हीं पे फोकस करेंगे कि इनके कितने VNTR चिपके हुए मिलेंगे। तो ये हमारे दोनों के सैंपल ले लिए, एक नाम रख दिया A है और नाम रख दिया B है। किसी इंडिविजुअल A है, एक आदमी जिसका नाम A है, दूसरा आदमी जिसका नाम B है, ऐसे नाम रख दिया। अब हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पर B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये VNTR देखेंगे, नंबर ऑफ VNTR ये है हमारे इतने। अब हम क्या बात कर रहे हैं, नीचे कौन सा वाला क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 6 पर जो है एक सेट पे कितने VNTR थे, हम अलग अलग इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। इस वाले पे क्रोमोसोम नंबर 6 में तो हमारे 4 और 5 वाले VNTR मिले थे क्रोमोसोम नंबर 6 पर, ठीक। क्रोमोसोम नंबर 1 की कहानी देखें, ये क्रोमोसोम नंबर 6 हो गया। अब इस वाले पर्सन के VNTR कहाँ मिले, इसके वाले 3 और 2 मिले थे क्रोमोसोम नंबर 6 पे। अब क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करें, क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करें, क्रोमोसोम नंबर 1 पे जो A है, इसके कितने VNTR मिले, 5 और 6 वाले VNTR मिले। लेकिन इंडिविजुअल वाले B के कितने मिले, 6 VNTR मिले क्रोमोसोम नंबर 1 के। अब क्रोमोसोम हम कितने की बात करें, 17 की बात करें। क्रोमोसोम नंबर 17 में इसके हमारे 7 और 8 मिले हैं, 7
एक ये जो है एक सेट है ना, एक सेट के तो हमारे 7 मिले हैं और दूसरे वाले सेट के भी हमारे 7 मिले, तो दोनों सेट के हमारे 7 मिले हैं। यहाँ पर ए इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, लेकिन बी इंडिविजुअल की बात करें तो बी इंडिविजुअल में क्या है कि क्रोमोसोम नंबर 17 के एक सेट के क्रोमोसोम के बीएनटीआर कितने मिले 8 और दूसरे वाले क्रोमोसोम नंबर 17 के बीएनटीआर कितने मिले 7 मिले। तो अब हमें आसानी से पता लगा लेंगे कि क्रैंक सील पर कौन सा इंडिविजुअल प्रेजेंट था, ये वाला इंडिविजुअल प्रेजेंट था या ये वाला इंडिविजुअल प्रेजेंट था। जो क्रैंक सील वाले पे हमें ये बीएनटीआर मिले थे, ये हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो बोल रही है, तो हमें आसानी से पता लग रहा है कि कौन सा ये प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट था। इसके बीएनटीआर दोनों इससे सिमिलर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्राइम सीन जो किया है किसने किया है, इसने किया है, इसने नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है, इसने किया है क्राइम सीन, तो हम पता लगा सकते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बड़े क्राइम में जो है जहाँ पर जुर्म होते हैं, जुर्म की दुनिया में, उसमें इसका बड़ा रोल है। जो रेप वगैरह होते हैं उससे ही पता लगा लेते हैं कि ये रेप किसने किया है, उसके भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता लगा लेते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आज के टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो हमारे लिए यूजफुल है। तो ठीक है, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। मैं आपको नोट्स दे दूंगा इस चैप्टर के, आप नोट्स बना लेना और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।